अचानक हजारों किसान एक साथ उठ खड़े होते हैं और साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमला कर देते हैं। और मजे की बात देखिए, वे किसी को जान से नहीं मार रहे हैं, उनका निशाना कुछ और ही है। हाँ, वे तो बस बही खाते या जो अकाउंट बुक्स होती हैं उन्हें जला रहे हैं, जिनमें उनके कर्ज का सारा हिसाब लिखा है। सही कहा। और सबसे हैरानी की बात क्या है, ना कोई मोबाइल फोन, न कोई इंटरनेट, न कोई केंद्रीय घोषणा पत्र और न ही कोई एक घोषित नेता। फिर भी एक ही समय पर इतना सटीक और व्यापक समन्वय। ये सच में हैरान करने वाला है कि बिना किसी नेतृत्व के इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही रहस्य है। हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है, जो 1859 से लेकर 1951 तक भारत में हुए किसान और कृषि आंदोलनों का पूरा ब्यौरा देता है। हमें ये समझना है कि कैसे ये पूरा दौर, जो शुरुआत में बिना किसी चेहरे वाले बिखरे हुए और छिटपुट स्थानीय विद्रोहों से भरा था, वो धीरे धीरे एक विशाल मशीन जैसी राष्ट्रीय चेतना में कैसे बदल गया। और इस सफर को समझने के लिए हमें घटनाओं के पीछे के जो क्यों और कैसे हैं उन पर बात करनी होगी। अक्सर इतिहास को पढ़ते हुए हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि क्या हुआ, जो कि काफी सतही हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। मतलब ये सारे विद्रोह किसी शून्य में नहीं हो रहे थे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन, उनके बनाए हुए कानून और विशेष रूप से अलग अलग वाइसरॉयों के कार्यकालों में बदलती हुई नीतियां। हाँ, वो नीतियां जो सीधे जमीन पर असर डाल रही थीं। सही कहा। ये सब मिलकर एक ऐसा भारी दबाव बना रहे थे जिसका परिणाम ये विद्रोह थे। जब हम सत्ता के गलियारों और खेतों की धूल के बीच का ये संबंध देखते हैं तभी असली कहानी समझ आती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम 1859 से लेकर 1879 तक के शुरुआती दौर को देखें, तो मुझे ये पूरा परिदृश्य आज के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या शुरुआती स्टार्टअप्स की तरह लगता है। अच्छा, स्टार्टअप्स की तरह कैसे? मतलब देखिए ना, कोई एक सीईओ नहीं है, कोई कॉर्पोरेट ढांचा नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है ना? उदाहरण के लिए 1859-60 का बंगाल का नील विद्रोह लॉर्ड कैनिंग का समय था। दस्तावेज बताते हैं कि दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास ने इसका नेतृत्व किया। लेकिन ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। हाँ, ये तो जबरदस्त नील की खेती कराए जाने के खिलाफ बस एक सीधा स्ट्राइक था। बिल्कुल। उसके बाद 1873 और 76 के बीच बंगाल में ही पबना आंदोलन होता है। ईश्वर रॉय, साबूपाल और खूदी मुल्ला जैसे लोग आगे आते हैं। उस वक्त वाइसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इन शुरुआती स्टार्टअप्स की तरह इनका लक्ष्य सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना था, कोई राष्ट्रीय स्तर की क्रांति करना नहीं। मैं आपकी इस स्टार्टअप वाली एनालॉजी से आधा ही सहमत हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ओपन सोर्स वाली बात ठीक है कि इनका कोई राष्ट्रीय ढांचा नहीं था, लेकिन एक बड़ा फर्क ये था कि ये स्टार्टअप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। ये बस एक दमनकारी सिस्टम के खिलाफ सांस लेने की जगह मांग रहे थे। ये पॉइंट तो है। और पबना आंदोलन के कैसे को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। दस्तावेजों के अनुसार पबना के किसानों ने बाकायदा एग्रेरियन लीग या कृषक संघ बनाए और जमींदारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा किया। क्या बात है! मतलब वे सिस्टम के ही कानूनों का इस्तेमाल सिस्टम के खिलाफ कर रहे थे। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वहीं अगर नील विद्रोह की बात करें तो वो इसलिए हुआ क्योंकि यूरोपीय बागान मालिक किसानों को दादनी यानी अग्रिम ऋण देकर फंसा लेते थे। हाँ, और फिर ऐसी फसल उगाने को मजबूर करते थे जिससे जमीन बंजर हो जाती थी। ये बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी मैकेनिज्म थे। सही कहा। लेकिन कानूनी लड़ाई की भी एक सीमा होती है ना? क्योंकि इसी नॉर्थब्रुक के समय में 1875 में दक्कन के दंगे भड़कते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो बही खाते जलाने वाली घटना। हाँ, यहाँ कोई लीग नहीं है, कोई चंदा नहीं है, और दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसका कोई विशिष्ट नेता था ही नहीं। ये दर्शाता है कि जब कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुस्सा स्वतः स्फूर्त तरीके से फट पड़ता है। एकदम सही। और फिर 1879 में लॉर्ड लिटन के समय
उसी महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामूसी आंदोलन होता है। मतलब जो गुस्सा बिना नेता के था, उसे एक हथियारबंद नेतृत्व मिलने लगा था। बिल्कुल। और यहीं से इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब दक्कन जैसे बिना नेता वाले विद्रोह या पबना जैसी कानूनी लड़ाइयां अपने चरम पर पहुंच गईं, तो किसानों को ये एहसास होने लगा कि केवल स्थानीय स्तर पर जमींदारों से लड़ने से बात नहीं बनेगी। हाँ, क्योंकि असली समस्या तो वो ढांचा था जो इन जमींदारों को संरक्षण दे रहा था। सही कहा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य। और एक साम्राज्य से लड़ने के लिए आपको अपने बिखरे हुए गुस्से को एक संस्थागत रूप देना ही पड़ता है। और शायद इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत में इस पूरे आंदोलन का गियर बदल जाता है। 1913 से 28 के बीच हम देखते हैं कि बड़े राष्ट्रीय नेता इस अखाड़े में उतरते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, 1913 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय राजस्थान में सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया आंदोलन होता है, जो कई सालों तक चलता है। फिर आते हैं महात्मा गांधी। 1917 में बिहार का चंपारण और 18 में गुजरात का खेड़ा आंदोलन, जहां गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ जाते हैं। ये दोनों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुए। लेकिन यहाँ मेरी एक हाइपोथेसिस है। बताइए, क्या सोच रही हैं आप? अगर हम इन वायसरायों को देखें, हार्डिंग से चेम्सफोर्ड तक, तो क्या वे इसलिए मूकदर्शक बने रहे क्योंकि वे इस नए तरीके के विरोध को समझ ही नहीं पा रहे थे? मतलब आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए थे? हाँ, मतलब अचानक से कुछ पढ़े लिखे वकील आ रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय आजादी के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। क्या अंग्रेजों का पारंपरिक प्रशासन इस नई रणनीति के सामने पंगु हो गया था? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि प्रशासन पंगु नहीं हुआ था, बल्कि विरोध का पूरा व्याकरण या ग्रामर ही बदल गया था। अच्छा, ग्रामर बदल गया था? बिल्कुल। चंपारण में गांधी जी ने कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने बकायदा एक सर्वे किया, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए और प्रशासन को उनके ही कानूनों का आईना दिखाया। वाह, मतलब एकदम डेटा ड्रिवन अप्रोच। हाँ, और खेड़ा में जब फसल बर्बाद हो गई तो मांग ये नहीं थी कि हमें कर्ज दो। मांग ये थी कि राजस्व संहिता यानी रेवेन्यू कोड के अनुसार अगर उपज 1/4 से कम है तो लगान माफ होना चाहिए। तो राष्ट्रीय नेताओं के प्रवेश ने इन जमीनी मुद्दों को एक स्पष्ट, तार्किक और कानूनी आधार दे दिया। एकदम सही। और इसका असर ये हुआ कि किसानों ने खुद को बहुत ही संरचनात्मक तरीके से संगठित करना शुरू कर दिया। वे अब सिर्फ नेताओं के पीछे नहीं चल रहे थे, बल्कि अपने खुद के संस्थान बना रहे थे। बिल्कुल, किसान सभाओं का दौर शुरू हो रहा था। हाँ, 1918 में उत्तर प्रदेश में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा द्वारा यूपी किसान सभा का गठन होता है। फिर 1920 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा बनती है। ये भी चेम्सफोर्ड के समय की बात है। और एका आंदोलन जो 1921 में हुआ, मदारी पासी के नेतृत्व में अवध में ही लॉर्ड रीडिंग के समय, इसके काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प था। हाँ, दस्तावेजों में इसके बारे में काफी रोचक बातें हैं। बिल्कुल, वे बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान करके कस्में खाते थे कि वे तय लगान से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे और बेगार यानी बिला पैसे के काम वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक पूरी तरह से अनुशासित यूनियन की तरह काम कर रहा था। और इसी अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण हमें 1928 में बारदोली में देखने को मिलता है। उस वक्त लॉर्ड इरविन का समय था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाला आंदोलन, है ना? जी हाँ, किसानों ने कर न देने यानी नो टैक्स का ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाया कि ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना ही पड़ा। उन्हें लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्थानीय जीत नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि अब किसानों का ढांचा इतना मजबूत हो चुका है कि वो सीधे वायसराय के फैसलों को चुनौती दे सकता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1859 में जो चिंगारी बंगाल के नील के खेतों में उठी थी, वो अब 1920 के दशक तक आते आते पूरे भारत में एक व्यवस्थित आग बन चुकी थी। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था। हाँ, लेकिन दस्तावेजों को आगे पढ़ने पर पता चलता है कि आंदोलन का दायरा सिर्फ खेतों या लगान तक सीमित नहीं रहा। इसमें कुछ ऐसे तत्व और मुद्दे जुड़ने लगे जिन्होंने इसे एक बहुत ही जटिल रूप दे दिया। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो किसानों की परिभाषा केवल खेतों में अनाज उगाने वाले तक सीमित नहीं थी। सही कहा। जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार हुआ, वैसे वैसे इसमें समाज के अलग अलग वर्ग और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी जुड़ती गईं। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर 1921 का मुपला विद्रोह,
केरला में सैयद अली और सैयद फजल के नेतृत्व में ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। अब हमारे स्रोतों के अनुसार ये मूल रूप से एक कृषि विद्रोह था, जहां ज़ेनमी यानी जमींदारों के खिलाफ काश्तकार खड़े हुए थे। आर्थिक शोषण के खिलाफ। हाँ, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र में जमींदार मुख्य रूप से हिंदू थे और काश्तकार मुख्य रूप से मुस्लिम, जिन्हें मुपला कहा जाता था, इसलिए इस आर्थिक शोषण के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह ने धीरे धीरे गहरे सामाजिक और धार्मिक तनावों का रूप ले लिया। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल स्थिति थी। बिल्कुल। फिर एक और बिल्कुल अलग मुद्दा आता है, जंगल। 1931 में लॉर्ड इरविन के ही समय में दक्षिण भारत में एन.वी. रामानायडू और एन.जी. रंगा के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह होता है। और इस जंगल सत्याग्रह के मैकेनिज्म को समझना बहुत आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने नए वन कानून लागू कर दिए थे। हाँ, जिससे आदिवासियों के अधिकार छिन गए थे। बिल्कुल। सदियों से उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और स्थानीय लोगों के लिए अपने ही जंगलों में मवेशी चराना या लकड़ी काटना अचानक से एक अपराध बन गया। तो यह कोई पारंपरिक खेती का मुद्दा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी। तो एक तरफ मोपला विद्रोह की सामाजिक आर्थिक उलझने, दूसरी तरफ जंगल सत्याग्रह का संसाधनों पर अधिकार का मुद्दा और उत्तर भारत में लगान के खिलाफ लड़ रही किसान सभाएं। इतनी भौगोलिक और वैचारिक विविधताओं के बाद भी 1936 में एक ऐसा मोड़ आता है जो इन सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है। आप अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर रही हैं? जी हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो का समय था और लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। ये तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने जैसा था। और ये समय की मांग भी थी। सहजानंद सरस्वती और अन्य नेताओं को ये समझ आ गया था कि जब तक मद्रास का जंगल सत्याग्रही और बिहार का काश्तकार एक ही मंच पर आकर अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, तब तक ब्रिटिश सत्ता उनके अलग अलग आंदोलनों को आसानी से कुचल देगी। अखिल भारतीय किसान सभा का बनना इस बात का प्रतीक था कि किसानों का संघर्ष अब पूरी तरह से एक राष्ट्रीय और राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। और वे अब कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय दलों की नीतियों को भी प्रभावित करने लगे थे। एकदम सही। तो हमारे पास अब एक अखिल भारतीय ढांचा है, एक राष्ट्रीय आवाज है, लेकिन फिर हम 1946 से 51 के दौर में प्रवेश करते हैं। भारत की आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लॉर्ड वेवल वाइसराय हैं। ये बहुत ही उथल-पुथल का समय था। बिल्कुल। और जो मैं इन दस्तावेजों में देख रही हूँ वो किसी संगठित शांति की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो पूर्ण अराजकता और विस्फोट का समय लग रहा है। लॉर्ड वेवल के इसी समय में 3 बहुत ही उग्र आंदोलन एक साथ उठ खड़े होते हैं। तेभागा, तेलंगाना और पुन्नेपरा वायलार। हाँ, बंगाल में कंपाराम सिंह और नियामत अली के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन। हमारे स्रोत बताते हैं कि तेभागा का मतलब है 3 भाग। यानी बटाईदार या शेयर क्रॉपर्स मांग कर रहे थे कि फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देने के बजाय वो केवल 1/3 देंगे और 2/3 खुद रखेंगे। बिल्कुल। और इसी समय आंध्र प्रदेश में कुमरैया और सुंदरैया के नेतृत्व में तेलंगाना आंदोलन शुरू होता है, जो निजाम के रजाकारों और देशमुखों यानी जमींदारों के खिलाफ एक भयानक सशस्त्र संघर्ष था। और फिर 1946 में ही केरल में पुन्नपरा वायलार आंदोलन होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या बात? हम 1946 में हैं, हमारे पास 1936 से अखिल भारतीय किसान सभा जैसा एक विशाल संगठन मौजूद है। फिर भी पुन्नपरा वायलार के बारे में दस्तावेज कहते हैं कि इसका 1875 के दक्कन दंगों की तरह ही कोई विशिष्ट नेता नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? क्या इतने बड़े राष्ट्रीय संगठनों के होने के बावजूद जमीनी स्तर का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया था कि वो किसी भी ढांचे से बाहर निकल गया था? ये एक बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है और इसका उत्तर उस समय की राजनीति के पावर वैक्यूम या सत्ता के शून्य में छिपा है। पावर वैक्यूम कैसे?
देखिए 1946 में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब यहां से जा रहा है। जब भी कोई बड़ी सत्ता खत्म होने के कगार पर होती है और नई व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई होती है, तो जमीन पर एक अनिश्चितता और बेचैनी पैदा हो जाती है। यानी कंट्रोल छूट रहा था। बिल्कुल। पुण्यप्रावैलार में कॉयर यानी नारियल की जटा के कारखानों में काम करने वाले मजदूर और खेतीहर किसान त्रावणकोर के दीवान के खिलाफ खड़े हो गए थे। तेभागा में किसान अपने हकों के लिए सीधे खेतों में धान काटने लगे थे। मतलब वे किसी आदेश का इंतजार नहीं कर रहे थे। एकदम सही। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि दिल्ली या लखनऊ में बैठे संगठन इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ये सदियों के शोषण और अब नहीं तो कभी नहीं वाली भावना का एक तात्कालिक सामूहिक विस्फोट था। वाह। बड़े संगठनों ने वैचारिक जमीन जरूर तैयार की थी, लेकिन 46 के उस ज्वालामुखी को फटने के लिए किसी एक नेता के आदेश की जरूरत नहीं थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम दस्तावेजों के पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो 1859 से 1951 का ये सफर सिर्फ किसानों की मांगों की कोई टाइमलाइन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में बंगाल के दिगंबर बिस्वा से शुरू हुआ, जहां लोग सिर्फ एक दमनकारी दादनी सिस्टम से बचना चाहते थे। फिर ये नॉर्थब्रुक के समय में बिना नेता वाले दक्कन के दंगों की खामोश बगावत से गुजरा। इसने चेम्सफोर्ड और इरविन के समय में चंपारण, खेड़ा और बारदोली में गांधी और पटेल के साथ संस्थागत रूप लिया और अपने लिए नए कानूनी हथियार खोजे। लिलनितको के समय ये एक अखिल भारतीय आवाज बन गया। और अंततः वेवल के समय में एक सुनामी बन गया। हाँ, जब ब्रिटिश सत्ता जा रही थी तो ये तेभागा और तेलंगाना के रूप में एक बेकाबू सुनामी बन गया। ये वास्तव में अलग अलग पड़े हुए असंतोष के टुकड़ों का जुड़कर एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक चेतना बनने की कहानी है। यह सारांश इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इन दस्तावेजों की अंतिम तारीख के बाद एक नया दरवाजा खोलता है। अच्छा, वो क्या है? ध्यान दीजिए, तेलंगाना आंदोलन 1951 तक चला। 47 में देश आजाद हो गया था और 50 में भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया। 51 में जब यह आंदोलन समाप्त हुआ, तब देश में ना कोई लॉर्ड वेविल था, ना कैनिंग और ना ही कोई ब्रिटिश प्रशासन। हाँ, सत्ता तो पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में थी। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि 1859 से लेकर 46 तक कड़ी मेहनत से बनाए गए इन किसान संगठनों, किसान सभाओं और इस विशाल विद्रोही ढांचे का आखिर हुआ क्या? ये तो सोचने वाली बात है। जब विदेशी दुश्मन हमेशा के लिए चला गया, तो क्या किसानों का संघर्ष भी उसी दिन खत्म हो गया, या फिर ये सारा संगठित ढांचा बस एक नई दिशा में मुड़ गया ताकि वो अपनी ही नई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों से भी उतने ही तीखे सवाल पूछ सके? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये